नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम यूके ट्रिपल एससी के जो आगामी एग्ज़ाम है, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, आने वाला कनिष्ठ सहायक है, बीडीओ बीपीडीओ जो पटवारी का एग्ज़ाम होगा, इन एग्ज़ामों से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं, इसमें से एक नाम है देवभूमि। अगर हम बात करें देवभूमि, मनीषियों की पूर्ण भूमि, है ना, तो ये शब्द किस में प्रयोग हुए हैं? तो ये ऋग्वेद में प्रयोग हुए हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद। अगर हम बात करें ऐतरेय ब्राह्मण, इस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर कुरु शब्द किस में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। इसी के साथ अगर हम स्कंद पुराण की बात करें, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड के रूप में जाना गया है। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। यदि महाभारत के बारे में बात करें, तो महाभारत में उत्तराखंड के लिए एक नाम मिलता है, किरात भूमि। तो किरात भूमि के नाम से भी उत्तराखंड को जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का गठन कुल कितने विधान परिषद सदस्यों से हुआ था? यानी कि जब उत्तराखंड बना 9 नवंबर सन 2000 को। देखिए फ्रेंड, जब पहली बार उत्तराखंड बनाया गया, तो उस समय जो उत्तराखंड के लिए टोटल सीटें थी, तो 30 सीटें यहाँ पर निर्धारित की गई थी, जिसमें से 22 तो क्या थी, विधानसभा सीटें थी। और उत्तराखंड में यूपी की तर्ज पर, क्योंकि यूपी से अलग हुआ है, तो यूपी की तर्ज पर विधान परिषद भी गठित की गई थी, जिसमें से विधान परिषद के 8 सदस्य थे और विधानसभा के 22 सदस्य थे। तो टोटल 30 सदस्य थे, जिसमें से 8 विधान परिषद के सदस्य थे। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि विधानसभा सदस्य पूछे तो तब 22 हो जाएगा, और टोटल पूछेगा तो 30 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे पेशावर कांड। जो पेशावर कांड है, यह कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। इस दिन जो गढ़वाल सैनिकों की 2/18 राइफल थी, इनके द्वारा जो निहत्थे अफगान सैनिक थे, उन पर गोली चलाने से मना किया गया था, है ना। इसमें जो मुख्य व्यक्ति थे, यानी कि नायक थे, वीरचंद सिंह गढ़वाली थे। इनके नेतृत्व में जो गढ़वाल राइफल थी, वो गोली चलाने से मना करती है, जिस कारण इनको सजा दी जाती है, सेना से बर्खास्त किया जाता है ना। तो इनके इसी साहस को देखकर या फिर अहिंसा की प्रवृत्ति को देखकर जो जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने संपूर्ण देश में 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब की थी? 23 अप्रैल, क्योंकि 23 अप्रैल को पेशावर कांड हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? देखिए फ्रेंड, अगर होम रूल लीग की बात करें, तो भारत के अंदर होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में, जिसकी स्थापना 2 लोग करते हैं। एक तो है बीजी तिलक और दूसरी है एनी बेसेंट। बीजी तिलक होम रूल लीग की स्थापना महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में करते हैं, और एनी बेसेंट मद्रास के अंदर इसकी स्थापना करती है 1916 के अंदर। और इसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी होम रूल लीग की स्थापना होती है। और कौन कौन करते हैं? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजीव लाल शाह। तो तीनों हैं, तो उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम का प्रमुख सूत्र क्या है? यानी कि इसका जो ध्येय वाक्य है ना, इसका ध्येय वाक्य क्या है? देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, इसकी स्थापना 1977 में टिहरी के अंदर स्वामी मनमंथन करते हैं। कौन करते हैं? स्वामी मनमंथन। तो इनके द्वारा टिहरी के अंदर भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना होती है। और इस महिला आश्रम का एक प्रमुख सूत्र या एक प्रमुख नारा था, जो नारा था, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस नारे की बात करें, तो ये नारा या ये सूत्र दिया किसने है? तो सिरिल रैफेल द्वारा यह नारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो सिरिल रैफेल। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, तो जो प्राइमरी शिक्षा है उसके लिए जो काउंसिल है, इसके बारे में बात हो रही है। तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो हरिद्वार के अंदर रुड़की में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड, अगर बात करें उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा, तो माध्यमिक शिक्षा के लिए जो मुख्यालय है वो देहरादून के अंदर है, जो 8वीं तक की शिक्षा होती है ना। अगर हल्द्वानी की बात करें तो उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय जो हायर एजुकेशन है उसके लिए कहाँ पर है, तो हल्द्वानी के अंदर है। अगर हम बात करें उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ये प्राविधिक शिक्षा निदेशालय है, ये श्रीनगर के अंदर है। और प्राविधिक शिक्षा जो परिषद काउंसिल है वो कहाँ पर है, रुड़की के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की वज्रासन मुद्रा में विराजमान मूर्ति स्थित है, यानी कि जो भगवान शिव है इनकी वज्रासन मुद्रा में जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए फ्रेंड, इनकी मूर्ति के बारे में अगर बात करें तो भगवान शिव की उत्तराखंड में अलग अलग जगह से अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें से वज्रासन मुद्रा में जो मूर्ति है केदारनाथ की द्वारपट्टिका से प्राप्त हुई है। और लाखामंडल से आपको याद रखना है शिव की संहारक मूर्ति, शिव की संहारक या संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो लाखामंडल से प्राप्त हुई है। इसी लाखामंडल से एक दो मूर्तियां और प्राप्त हुई है, ये आपको याद रखना है कि मोर पीठ पर सवार गणपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोर पीठ पर जो सवार गणपति हैं तो उनकी मूर्ति लाखामंडल से प्राप्त हुई है। तो ये मूर्तियों के बारे में भी पूछता है, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन क्रमशः स्थापित हैं, यानी कि उत्तराखंड में जब भी भूकंप आएंगे तो उनके लिए जो भूकंप नापने के स्टेशन लगाए गए हैं तो वो कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, कहाँ पर लगाए गए हैं, तो उत्तराखंड के अंदर टोटल 3 भूकंप मापी स्टेशन है। एक तो देहरादून में है, दूसरा टिहरी के अंदर है, और तीसरा गरुड़गंगा, तो गरुड़गंगा यानी कि जो चमोली के अंदर गरुड़गंगा है वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून, टिहरी और चमोली के अंदर। अगला प्रश्न है, छीनो झपटो आंदोलन जो कि 21 जून 1998 को हुआ था का संबंध है, यानी कि ये जो आंदोलन है ये किससे संबंधित है, क्यों ये हुआ था और कहाँ पर ये हुआ था। देखिए फ्रेंड, अगर इस आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन हुआ था नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो चमोली के अंदर है। वहाँ पर जो गांव वाले थे उन्होंने अपने मवेशियों को छोड़ दिया था, यानी कि जो पालतू जानवर है उनको लेके वहाँ पर आंदोलन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है उसके जो जंगल है या फिर उसका जो अधिकार है वो गाँव वालों ने अपने पास मांगा था, तो जो सरकार ने नहीं दिया है, तो इसी के लिए या इसी के विरोध में ये आंदोलन यहाँ पर किया गया था। तो आपको याद रखना 1998 में छीनो झपटो आंदोलन कहाँ पर हुआ है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली के अंदर हुआ है। इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1982 यानी कि 1982 में, और 1988 में इसे यूनेस्को में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के मुख्य सचिव के रूप में कौन काम करता है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें कि जो पंचायती स्तर है उत्तराखंड के अंदर या देश के अंदर कैसा है, तो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय यानी कि उत्तराखंड का जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 प्रकार का है या 3 स्तर पर बनाया गया है। सबसे छोटी होती है ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और उसके बाद जिला पंचायत। तो ये तीनों आपने पढ़ा होगा। तो जो सबसे बड़ी पंचायत है वो जिला पंचायत है। इस पंचायत का जो मुख्य सचिव होता है वो कौन होता है, तो वो होता है मुख्य विकास अधिकारी, है ना, मुख्य विकास अधिकारी या DPRO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरांस वृक्ष को कब संरक्षित घोषित किया गया। देखिए फ्रेंड, जो बुरांस वृक्ष है उत्तराखंड के अंदर काफ़ी मात्रा में पाया भी जाता है और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष भी है ना, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम जिसका वानस्पतिक नाम है। इसकी बात करें कि ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये वृक्ष पाया जाता है। तो इसको बचाने के लिए इसको संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया, तो 1972 1972, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1972 में बुरांस को संरक्षित पेड़ घोषित किया गया था, है ना। अगला प्रश्न है, रामेश्वर में किन नदियों का संगम होता है। देखिए फ्रेंड, जो रामेश्वर तीर्थ है, रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ के अंदर है। यहाँ पर नदियों की अगर बात करें तो किन नदियों का यहाँ पर संगम होता है, तो एक तो पूर्वी रामगंगा है, पूर्वी रामगंगा, और इसमें जो संगम बनाती है सरयू बनाती है। तो सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर कौन सा तीर्थ है, तो रामेश्वर तीर्थ है जो कि पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़ा जलने का गंधबोधक शब्द क्या है, यानी कि जो ऊन का कपड़ा होता है जब वो जलता है तो उस पर कौन सी गंध आती है, तो उस पर जो भी गंध आती है तो उस गंध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तो उसके लिए होता है ऑप्शन डी कुतरान। तो कुतरान शब्द किसके लिए है, जब ऊनी कपड़ा जलता है और जो बदबू आती है या स्मेल आती है उस स्मेल के लिए प्रयुक्त शब्द है। किकरान क्या होता है, जब मिर्ची जलती है या कुछ मसाले जलते हैं, है ना, इसको किकरान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें अस्कोट आराकोट यात्रा, इसकी शुरुआत होती है साल 1974 से। और ये यात्रा क्यों निकाली जाती है और कहाँ से ये निकाली जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये यात्रा पिथौरागढ़ के अस्कोट से लेकर उत्तरकाशी के आराकोट तक लगभग 1140 किलोमीटर की ये यात्रा है और उत्तराखंड की सबसे लंबी ये पैदल यात्रा है ना, लगभग 1140 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड, ये यात्रा गांव-गांव की संस्कृति को समझने के लिए प्रत्येक 10वें वर्ष आयोजित की जाती है, जो कि डॉक्टर शेखर पाठक की एक संस्था है, पहाड़ संस्था। इस संस्था द्वारा ये यात्रा आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पहाड़ संस्था। तो पहाड़ संस्था की स्थापना होती है 1974 में। कौन करते हैं? तो डॉक्टर शेखर पाठक। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट का बना है? देखिए मैम, भागीरथी नदी पर वैसे तो बहुत सारे बांध बने हैं, तो जो मुख्य बांध है टिहरी बांध है। तो टिहरी बांध लगभग 2400 मेगावाट के लिए तैयार किया जा रहा है। 2400 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पादित की जाएगी। तो इसी के सपोर्ट के लिए इसके नीचे एक बांध और बनाया गया है, कोटेश्वर बांध। तो इस कोटेश्वर बांध की जो क्षमता है 400 मेगावाट की है। 400 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पादित की जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मनेरी भाली उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर है ना। चीला बांध गंगा नदी पर पौड़ी में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध है। जो आदित्य नारायण पुरोहित है, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से इनका संबंध है? तो इनकी अगर बात करें तो ये एक कृषि वैज्ञानिक हैं। कृषि के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कृषि वैज्ञानिक। अगर अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें तो उत्तराखंड में जो नीलांबर पंत थे, नीलांबर पंत, ये इसरो से जुड़े थे। तो अंतरिक्ष की जो रिसर्च होती है उस पर इन्होंने काम किया है ना। और भौतिक शास्त्र की बात करें तो श्री कृष्ण जोशी ये भौतिक विज्ञान या फिर भौतिक शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जसपाल राणा को कब अर्जुन पुरस्कार दिया गया? देखिए फ्रेंड, अगर बात करें जसपाल राणा, ये उत्तराखंड के टिहरी जिले के निवासी हैं। और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है ना। निशानेबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। इनकी अगर बात करें कि इनको अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया, तो 1994 यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2013 में इन्हें एक और पुरस्कार दिया, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य की पारंपरिक जो मापतोल प्रणाली है, इसमें अगर देखा जाए तो 4 डाल बराबर होता है। तो पारंपरिक जो पैमाना है डाल, तो एक डाल की अगर बात करें तो एक डाल बराबर होता है 16 kg। तो 4 डाल बराबर कितना होगा? तो 16 × 4 तो 64 kg। यहाँ पर प्रश्न में है जो 4 डाल है वो किसके बराबर होता है, यानी कि 64 kg कौन सा है? तो पाथे में दिया गया है। तो एक पाथा में कितना होता है? 2 kg होता है। तो 64 kg में कितने पाथे होंगे? तो 64 / 2 यानी कि 32 पाथे। तो 32 पाथा बराबर क्या होगा? 4 डाल होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 पाथा। एक पाथा में 2 kg होता है, ये आपको याद रखना है। और एक डाल में 16 kg होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हो उसको। 16 × 4 64 और 64 / 2 करोगे तो 32 आएगा। तो 32 पाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला के समकक्ष कवि चंद्र कुमार बरतवाल जी का जन्म कब हुआ था? देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में निराला के समान या फिर छायावाद के 4 कवियों के समान किसको माना गया है? तो चंद्र कुमार बरतवाल जी को यहाँ पर माना गया है। तो इनका जो जन्म है रुद्रप्रयाग के अंदर 20 अगस्त 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और 28 वर्ष की उम्र में 1947 में इनकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कितने उम्र में हुई है? 28 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। इनकी अगर रचनाओं की बात करें, 1-2 रचनाएं जो एग्जाम में आती हैं। एक तो है काफल पाकू, जो गीत है काफल पाकू, किसकी गीत रचना है? तो चंद्र कुमार बरतवाल जी द्वारा गीत लिखा गया है। इसी के साथ साथ नंदिनी गीत, तो नंदिनी गीत भी किसका है? तो ये भी चंद्र कुमार बरतवाल जी का है। अगला प्रश्न है, वीरचंद सिंह गढ़वाली के संबंध में यह कथन किसका है कि आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला वही है? आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला वही है, यानी कि वीरचंद सिंह गढ़वाली को बताया गया है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें कि जो वीरचंद सिंह गढ़वाली है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, पेशावर कांड से संबंधित थे। इन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना किया, है ना। तो जिस कारण इनको सेना से बर्खास्त किया गया। बाद में ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। तो आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला इनको कहा है, जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल।
अगर बात करें कि महात्मा गांधी ने इनके बारे में एक पॉइंट कहा है या एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझे एक चंद्र सिंह गढ़वाली और मिल जाता तो देश कब का आज़ाद हो जाता। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये किसने कहा है कि मुझे एक चंद्र सिंह गढ़वाली और मिल जाता तो देश कब का आज़ाद हो जाता। तो ये महात्मा गांधी ने कहा है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।